हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम कवर करेंगे, आज होगा हमारा थ्योरीज। मैं लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमारी 3 थ्योरीज हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। 3 थ्योरीज हम पढ़ेंगे। पहले आज वर्नर थ्योरी कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे वो होंगे CFT पे एंड देन VBT पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्नर्स थ्योरी। देखो वर्नर्स थ्योरी क्या है। अल्फ्रेड वर्नर वाज साइंटिस्ट जिन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, 1892 में। बहुत पुरानी थ्योरी है। पुरानी इन द सेंस कि मतलब ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने स्टडी किया था इनको डिटेल में। ठीक है, तो इनको क्रेडिट जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए मेनली, तो कि इन्होंने स्टार्ट किया था स्टडी को और मतलब काफ़ी हद तक स्टडी की थी इसकी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो जैसे डमी कंपाउंड बनाऊँ, अगर मैं जैसे मान लो कि कंपाउंड बना देता हूँ XYZ, कोई भी लिगेंड हो गया और ठीक है, तो बेसिकली हमने नाम जो लिखे थे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, उसमें हमने 2 चीजें कवर की थी। सबसे पहला नंबर हम इस एन को देते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को, और मेटल के नाम के साथ ब्रैकेट में हम एक रोमन नंबर लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में हमने देखा कि 2 तरह के नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक है कोऑर्डिनेशन नंबर और एक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्नर ने भी यही बात कही थी। एक्चुअली इन्होंने कहा था कि जो मेटल होता है, मेटल के साथ जो मेटल होता है उसकी 2 तरह की वैलेंसीज बताई इन्होंने। ठीक है, 2 तरह की। एक कही इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी को नाम दिया इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी का। ठीक है, पहली थी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इन्होंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसको कहा? ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। दूसरी जो थी उनको वो था कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये चीज़ तो क्लियर हुई। जैसे मैं तो आप एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं जैसे ये एग्जांपल है NiCO4 टाइम्स। अब सभी को पता है कि जो मेटल है M है, निकल यानी कि कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसके ऊपर चार्ज 0 आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है गिवन। तो निकल के लिए जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी हम किसको कह देंगे? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि 0 है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी निकल की वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि कितना है? 4 है। तो ये एज ए एग्जांपल मैंने बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा डिटेल में इसको करेंगे। पहले एक बार कवर करते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैसे स्टार्टअप किया है इस चीज को। ठीक है, तो बेसिकली ये वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी यूज की थी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब कि ये जो चीज है ना, ये वाला ब्रैकेट इन्होंने क्यों यूज किया था वो हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, और भी कई चीजें इसमें सामने आएंगी कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मीनिंग है एक्चुअली। तो देखो इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, और यहाँ पे बेसिकली इनके पास 4 कंपाउंड्स बने, 4 तरह के कंपाउंड्स बने। ठीक है, बेसिकली इन्होंने जब देखा उस कंपाउंड को कि उनके आयंस कितने बन रहे हैं। क्या देखा है उन्होंने? उनके आयंस कितने बन रहे हैं। इस कंपाउंड के आयन बने 4, इसके आयन बने 3, इसके आयन बने 2 और इसके आयन बने 0। कोई आयन नहीं बने यहाँ पे। तो बेसिकली इन्होंने स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, 4, 3, 2 या 0 आयंस क्यों बन रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो कंपाउंड है इनके साथ जो स्ट्रक्चर जो इनका स्ट्रक्चर सॉरी जो कंपाउंड बना वो कुछ इस तरह से COCl3 डॉट सॉरी CO COCl3 डॉट 6NH3। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो कंपाउंड बना इसको बोला COCl3 6NH3। ठीक है, ये कंपाउंड भी COCl3 डॉट 6NH3 और ये कंपाउंड भी COCl3 डॉट 6NH3। ऑब्वियसली कंपाउंड तो सेम ही बनेगा। ठीक है, कंपाउंड सेम ही बन रहा है यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग था। लिखने का तरीका अलग इसलिए करना पड़ा ताकि कंपाउंड के फॉर्मूला को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि 4, 3, 2 या 0 आयंस किस वजह से है। इन फॉर्मूलास को पढ़ने से हमें नहीं समझ में आ रहा कि 0, 2 या 3 या 4 जो आयंस है वो किस बेसिस पे बन रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि जो मेटल है उनकी 2 तरह की वैलेंसी होगी, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसको कहा? ऑक्सीडेशन नंबर को। सेकेंडरी वैलेंसी किसको कहा? कोऑर्डिनेशन नंबर को। ये भी मैंने बताया भी था। तो एक्चुअल में
मीनिंग क्या आता है वो देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहेंगे, जो होगा आयनाइजेबल, कैसा होगा, आयनाइजेबल होगा और नॉन डायरेक्शनल होगा, कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। आयनाइजेबल का मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा वो आयनाइजेबल है, मतलब कि ब्रेक हो सकता है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल है मतलब कि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कि उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं पर भी उसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर को उन्होंने बताया कि वो है नॉन आयनाइजेबल। ये बेसिकली डिफरेंसेस को नोट भी कर लेना, ठीक है। नॉन आयनाइजेबल होगा और सेकेंडली ये कैसा होगा, डायरेक्शनल। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जो बॉन्ड सेटअप होता है वो बॉन्ड कैसा होगा, डायरेक्शनल नेचर का होगा। किस नेचर का होगा वो, डायरेक्शनल नेचर का। और ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू जो बॉन्ड सेटअप होता है वो नॉन डायरेक्शनल है बेसिकली, ठीक है। तो आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल, मेन डिफरेंस है ये इनके बीच में। दो डिफरेंसेस भी आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है, काम भी आ जाएंगे। तो इन कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा किस तरह से उन्होंने, वो मैं बता देता हूँ। ये जो कंपाउंड था CONH3 6 टाइम्स Cl3, ये कंपाउंड लिखा है उन्होंने इस तरह से। और ये चीज आपको बेसिक नॉलेज है ही इस कंपाउंड की, यानी जो इस चैप्टर की, तो आप सभी को पता ही होगा कि इस कंपाउंड को अगर मैं वाटर में ब्रेक डाउन करूंगा या किसी आयनाइज करूंगा तो 3 क्लोरीन के आयंस मिलेंगे मुझे और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, 3 इसके हैं। टोटल कितने आयन बनेंगे, 4 आयंस बनेंगे, ठीक है। उसी तरह से इसके लिए अगर मैं बनाऊं कंपाउंड तो वो इस तरह से बनेगा CONH3 5 टाइम्स Cl बनेगा, ठीक है। CONH3 5 टाइम्स Cl बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा Cl2 बाहर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रहेगा, सॉरी ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये कम होते जाएंगे, 5 4 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होंगे। तो ये चेंज होगा। तो CONH3 5 टाइम्स Cl और ये Cl2। इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बता देता हूँ। स्ट्रक्चर से पहले ये सुनो कि जब इसको आयनाइज करेंगे तो 2 आयन क्लोरीन का, ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CO4 टाइम्स Cl2 और एक क्लोरीन बाहर। इसमें कितने आयन्स मिलेंगे हमें, एक क्लोरीन का और एक कॉम्प्लेक्स आयन, 2 आयन मिलेंगे, ठीक है। ये 2 आयन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 3 आयन थे, यहाँ 0 आयन कैसे मिलेंगे, कोबाल्ट अमोनिया 3 टाइम्स Cl3 और बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं यहाँ पर या फॉर्मूला जो लिखे गए हैं उससे एक बात साफ पता चलती है कि कोई भी सेंट्रल एलिमेंट जो होता है, जैसे इस रिएक्शन में कोबाल्ट है, वो कभी भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। जैसे कि इस कंपाउंड में 6 है तो यहाँ पर भी 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ पे 4 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ 3 + 3 कितना हुआ, 6 होगा। वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर लूज नहीं करेगा। यही इस थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट भी आता है। फर्स्ट पोस्टुलेट में आप ये कहते हैं कि वैलेंसी 2 टाइप की है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कहा गया है कि जो मेटल होता है वो किसी भी हाल में अपनी टेंडेंसी को कंप्लीट कर लेता है। टेंडेंसी को कंप्लीट कर लेता है का मतलब ये होगा कि वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा फुलफिल करता है। जैसे इस फॉर्मूला में देख भी रहे हो, यहाँ पर 6 का हर एक जगह 6 ही रह जाएगा। नंबर ऑफ आयंस का चेंज भी समझ में आ गया। तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी को किस वे में यूज किया कि जो बाहर वाला है उसको आयनाइज फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्हीं का आइडिया था किस हिसाब से शो करना है इसको। ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल और नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल को देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। इनको इरेज नहीं करूंगा इन कंपाउंड्स को, क्योंकि इनका जो काम है वो भी रहता है। इनसे जो चीज हमने निकालनी थी वो निकाल चुके हैं। जो आयंस मैंने शो करे थे वो शो कर दिए, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, आगे देखो कि इनका क्या काम रह गया है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर मुझे बताने हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। स्ट्रक्चर बनाने से जो है हमें आइडिया मिल जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को अच्छे से समझने का, ठीक है। 2 ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, बाकी 2 स्ट्रक्चर आप इजीली बना लोगे, ठीक है। इसके लिए मुझे जो स्ट्रक्चर बनाना है कोबाल्ट के लिए, मैं यहाँ बनाऊं। कोबाल्ट सेंट्रल एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया है तो ये अमोनिया जो होंगे इस तरह से उसको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट के लिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसा है, डायरेक्शनल नेचर में। तो ये देखो ये डायरेक्शनल नेचर में है, ऑक्टाहेड्रल है और डायरेक्शनल बॉन्ड उनका इसी फॉर्म में बनेगा जिस फॉर्म में बनाया है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही होते हैं।
सेकेंडली जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर किसके थ्रू मिल रहा है? क्लोरीन के थ्रू मिल रहा है। किसके थ्रू मिल रहा है? क्लोरीन के थ्रू। कितना आ रहा है? 3। ठीक है, अगर हम इसको x मान के ये 0 और ये -3 करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3 आती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो उनको 3 को हम कहीं पर भी दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन से, जैसे ये दिखा दिया मैंने यहाँ पे, और एक को यहाँ दिखा दिया, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, कहीं से भी दिखा दो, यहाँ पर नहीं दिखाने से यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, जहाँ मर्जी दिखा सकते हो। नॉन डायरेक्शनल का यही मतलब है कि कहीं पर भी दिखाया जा सकता है इनको। डॉटेड लाइन से इसीलिए शो ऑफ किया उसको। ठीक है, बोल्ड लाइन से दिखाएंगे हम डायरेक्शनल बॉन्ड्स को। दूसरी बात, आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल का यही मतलब है। देखो, जो डायरेक्शनल होंगे वो मजबूत बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और जो डॉटेड लाइन से दिखाए वो वीक हैं, यही ब्रेक हो सकते हैं। ये ब्रेक हो जाएंगे तो हमें आयंस की फॉर्म में मिल जाएंगे, इसलिए इनको आयनाइजेबल कहा गया है। तो क्लियर हो गया ये? ठीक है, बात करें स्ट्रक्चर की, तो कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल तो बनेगा ही। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 या d2sp3 दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया कितनी बार है? 5 टाइम्स है, तो मैं इसको अमोनिया को ले लेता हूँ 5 टाइम्स, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्लोरीन को शो करेंगे हम। यहाँ पर क्लोरीन एज अ लीगेंड है, एज अ लीगेंड है, तो इसका मतलब उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करेंगे, और इसलिए उसको डायरेक्शन से इसको बोल्ड फॉर्म में दिखाया है यहाँ पे, इस फॉर्म में दिखाया है, बोल्ड फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा नॉन आयनाइजेबल कौन हुआ यहाँ पर? नॉन आयनाइजेबल क्लोरीन है, तभी इसको बोल्ड से दिखाया, वो बात भी इसी में कवर हो जाती है। बाकी जो 2 क्लोरीन रहते हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनको डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये? और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इस क्लोरीन का भी तो पार्टिसिपेशन है ना ऑक्सीडेशन नंबर में। जो क्लोरीन एज अ लीगेंड है यहाँ पे, वो भी पार्टिसिपेशन करेगा। पार्टिसिपेशन कैसे करेगा मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसके ऊपर चार्ज 0, इस पे -1 और इस पे -1 इनटू में 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स क्लोरीन है, तो ये -3 हो जाएगा ना ओवरऑल। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कोबाल्ट का यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी था। ये वही बात होगी कि कोई भी मेटल जो है अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा फुलफिल करेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो जैसे इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं क्लोरीन अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पूरा उतना ही है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पूरा उतना ही है। क्लियर है ना सभी को? तो इस क्लोरीन को हम दिखाएंगे आयनाइजेबल फॉर्म में। ठीक है, इससे क्लियरेंस मिलेगा हमें कि ये आयनाइजेबल ना हो, नॉन डायरेक्शनल ना हो, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ पे आ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर में हिस्सा जरूर रखता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए। ये दोनों आप इजीली बना सकते हो, लेकिन बना देता हूँ यहाँ पर कोबाल्ट, और यहाँ ये अमोनिया हो जाएगा, ये अमोनिया हो जाएगा, ये अमोनिया हो जाएगा, ये अमोनिया, और यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। एक बॉन्ड है बाहर एज लीगेंड, क्लोरीन को रखेंगे और इनको भी दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, और जो ये लास्ट कंपाउंड है, लास्ट कंपाउंड मैं यहाँ बना देता हूँ कोबाल्ट। ठीक है, ये अमोनिया हो जाएगा, ये अमोनिया हो जाएगा इस तरह से, और ये अमोनिया थोड़ा सिमेट्रिकल वे में बना दिया मैंने अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इसलिए डॉटेड से दिखा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। तो बेसिकली इसके अंदर आपने यही पढ़ना है कि 2 टाइप की वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, और मेटल किसी भी हाल में उनको फुलफिल कर लेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्यों लगाई गई, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया इसके अंदर। और प्राइमरी डायरेक्शनल का क्या मतलब है, नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है, आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल का क्या मतलब है, वो सारी चीजें उसमें क्लैरिफाई हो गई हैं हमारी। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो हम पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में। सॉरी, वर्नर्स थ्योरी कवर कर लिया हमने, हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। बेसिकली है क्या, देखो जो नेक्स्ट वीबीटी है हमारा, और एक सीएफटी आता है। ठीक है, बात करें सीबीटी की तो ये 1930 के अराउंड में आया था। ठीक है, 1930, और सीएफटी की बात करें 1950 से 1960 तक ये मतलब वही अंडर स्टडी था कह लो। ठीक है, तो ये चला है। तो कहने का मतलब वैसे हम देखें तो मॉडर्न तो सीएफटी है, वैसे सीएफटी के बाद एक एमओटी वगैरह भी आता है, बस सिलेबस में नहीं है तो उनको हम नहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो सीएफटी वगैरह जो है आता तो है बाद में, हमें मतलब सबसे पहले हमने ये पढ़ा 1892 का कंसेप्ट, उसके बाद हमें पढ़ना तो चाहिए 1930 वाला। लेकिन कुछ कंसेप्ट वीबीटी के हम कह सकते हैं कि सपोर्ट होते हैं सीएफटी के थ्रू, इसीलिए सीएफटी पहले कर लेंगे हम। ठीक है, ताकि सीएफटी को पहले करने से हमें जो वीबीटी है वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कवर करना है हमने। इस के अंदर हमने वर्नर थ्योरी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको सीएफटी के बारे में कंप्लीट
इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, कंप्लीट वीडियो आएगी सीएफटी के, उसके बाद जो है हम वीपीडी देखेंगे, ठीक है। तब तक ये इसको काम को कवर करो अप टू मार्क, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।